तो अब बात करते हैं जो मिस्टर ट्रेल हैं। मिस्टर ट्रेल के टाइम ड्यूरेशन में जो लिए गए इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजन थे, आर्थिक जो इनके कार्य थे या इकोनॉमिक वर्क थे। देखो, इम्पोर्टेंट जो डिसीजंस थे उनमें एक सबसे इम्पोर्टेंट था लैंड रिफॉर्म, मतलब भूमि प्रबंधन, भूमि प्रबंधन, जिसको आप भूमि बंदोबस्त भी बोलते हैं या फिर आप लैंड रिफॉर्म भी इसको बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो था, देखो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी ये चीजें बताई थी कि जो मिस्टर ई गार्डनर साहब थे, जब इनसे पहले, तो उनको स्पेशल रेवेन्यू से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसके समाधान के लिए उन्होंने बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद से डिमांड की थी कि भाई मुझको एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिसको स्पेशल रेवेन्यू से रिलेटेड एक अच्छा एक्सपीरियंस हो। तो बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद ने जो मिस्टर ट्रेल थे उनको अपॉइंट कर दिया था, आप कुमाऊं कमिश्नरी में जाइए एक सहायक कमिश्नर के तौर पर, डेप्यूटी कमिश्नर के तौर पर। तो वहाँ से इनके जो स्किल्स थे वो पता चले, और फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि मिस्टर जो ई गार्डनर थे उनके टाइम ड्यूरेशन में भी एक कुमाऊं का भूमि प्रबंधन हुआ था, लैंड रिफॉर्म हुआ था, 1815-16 का हम लोग बोलते हैं कुमाऊं का पहला। और अगर इनके पास स्किल्स इतने अच्छे हैं रिफॉर्म से रिलेटेड या फिर टैक्स से रिलेटेड या आर्थिक क्रियाओं से रिलेटेड, तो जब अब ये खुद कमिश्नर बन गए हैं तो क्या खुद में ऐसे डिसीजंस नहीं लेंगे, अच्छे अच्छे डिसीजन लिए जाएंगे। तो इनके टाइम ड्यूरेशन में टोटल 7 अलग अलग हम लोग भूमि बंदोबस्त देखते हैं। 1816 में ही एक इन्होंने आते ही एक रिफॉर्म किया जिसको हम बोल देते हैं गढ़वाल का पहला बंदोबस्त। अब ये बंदोबस्त में क्या होता है भाई, वो हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में बात की थी। लैंड रिफॉर्म कहने का मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा सिस्टम है जो सरकार और वहाँ के स्थानीय नागरिकों के मध्य जमीन को लेकर के जमीन की पैमाइश और रेवेन्यू को तय किया जाता है, वो एक ऐसा मैकेनिज्म है। तो अगर हम लोग बात करें कि उत्तराखंड के अंदर सबसे पहला लैंड रिफॉर्म कुमाऊं के अंदर किसने किया, तो गार्डनर साहब का टाइम आता है। और अगर गढ़वाल के अंदर की बात करें तो गढ़वाल के अंदर सबसे पहला रिफॉर्म मिस्टर ट्रेल का टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है। ठीक एक साल के बाद 1817 में इस बार गढ़वाल और कुमाऊं कंप्लीट के ऊपर एक्शन लिया गया, लैंड रिफॉर्म यहां पर किया गया। इसका मतलब अब देखो ट्रेल साहब के टाइम ड्यूरेशन में पहला और दूसरा ये हुआ, 2 साल हो गए। फिर ठीक 1 साल के बाद एक और हम लोगों को रिफॉर्म देखने को मिलता है 1818 में, सेम गढ़वाल और कुमाऊं का, तो ये थर्ड था। लेकिन 1818 में आकर के देखो ये 1 साल और ये 1 साल, एक साल के गैप में देखने को मिला। इस बार का जो रिफॉर्म था इन्होंने सेट किया कि भाई 2 साल तक ये अब रिफॉर्म ऐसे ही हमारा एज इट इज चलेगा। इसका मतलब अब 2 साल के बाद चेक किया जाएगा 1820 में कि रिफॉर्म में क्या करना है क्या नहीं। तो 1820 में फिर हुआ कहाँ, गढ़वाल और कुमाऊं में, ये था 4th नंबर का रिफॉर्म। फिर यहां से तय किया गया कि भाई अब 2 साल नहीं, हम देखेंगे 3 साल के बाद क्या रिफॉर्म की जरूरत है या फिर नहीं। तो 1823 में फिर एक और रिफॉर्म हुआ गढ़वाल और कुमाऊं का, और ये था 5th रिफॉर्म। और यही रिफॉर्म जो था ये सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म कहा गया ट्रेल साहब के टाइम ड्यूरेशन का। सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म क्यों कहा गया भाई, अगर हम 1823 की बात करें और अगर हम अपने संवत कैलेंडर को देखें तो ये 1880 का संवत कैलेंडर देखने को मिलता है, संवत 1880। दैट्स वाई अब
इसका जो नाम है इसको 80 साला के नाम से जाने जाएगा। 80 साला भूमि बंदोबस्त। अब ये 80 साला भूमि बंदोबस्त मतलब 80 मतलब ये 80, साला मतलब ये गाली नहीं है, ये साल से है, ये ईयर से है। क्लियर है? तो इसको ये एक नाम दे दिया और यहां पर एक डिसीजन लिया गया कि भाई अभी तक हम लोगों ने मैक्सिमम 3 साल का रिफॉर्म देखा, लेकिन अब हम रिफॉर्म करेंगे 5 साल के बाद, तो इसको एक दूसरा नाम और दे दिया जाता है पंचसाला भूमि बंदोबस्त। भूमि बंदोबस्त 5 ईयर लैंड रिफॉर्म के नाम से आप लोग इसको जान लेते हैं। अब ये हम लोग इसकी नेमिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट इस मायने में था क्योंकि इसने रिफॉर्म ने पहली बार यहाँ के जो लोकलाइट पीपल थे, यहाँ की जो स्थानीय मान्यताएं थी, जो रीजनल, जो इनकी एक तरीके से कल्चर था, संस्कृति थी, उनके अकॉर्डिंग यहां पर इन्होंने 26 तहसील बनाई। हम लोगों ने पहले बात की थी कि यहां टोटल 9 ही तहसील थी। कहाँ? ब्रिटिश गढ़वाल में और कुमाऊं में 9 तहसील थी, जिसमें 2 तहसील कहाँ पर थी? ब्रिटिश गढ़वाल में थी और बाकी 7 तहसील थी कुमाऊं के अंदर। अब इन्होंने रीजनल लोकेशन बेस इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया पहली बार। और ये जो पार्ट डिवाइड किए वो यहाँ के लोगों की मान्यता, कल्चर, उनके रहन सहन, उनके स्टाइल, गांव की कुल देवी तो देवताओं के आधार पर बना दिया, कहीं कहीं पर उनकी बोलचाल पर बना दिया, कहीं उनके खान पान पर बना दिया। रीजनल बेस पर अलग अलग पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया पहली बार। और ये जो डिवाइड किए, अब यहाँ पर इंडिविजुअल अगर हम किसी एक गांव के बारे में बात करें तो इन गांव वालों को जिंदगी में पहली बार पता चला कि हमारे गांव की बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है, सीमा क्या है हमारे गांव की। हमारा गांव भाई यहाँ तक खत्म होता है, इसके बाद ये दूसरा गांव है। पहली बार इनको पता चला बाउंड्री के अंदर भाई हमारे गांव के अंदर फॉरेस्ट कहाँ से कहाँ तक है, हमारे गांव की ज़मीन कहाँ से कहाँ तक है, हमारे गांव के जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन, वो कौन कौन से हैं। पहली बार यहाँ के लोगों को पता चलेगा। पहली बार यहाँ के लोगों को पता चलेगा, गांव के लोगों को, कि भाई साहब हमारे जो ज़मीन है वो ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ तक है। और ये जो बाउंड्री थी ना गांव की, इस बाउंड्री को पहली बार कागजों में लिखा जाएगा, रिटन वर्क होगा पहली बार। अभी तक का हम लोगों ने ऐसा भूमि बंदोबस्त नहीं देखा है, ऐसा लैंड रिफॉर्म नहीं देखा है जिसके ऊपर इन्होंने कागजी कार्रवाई की हो। सिर्फ वर्बली एक्शन लिए जाते थे। अब यहां से यहां तक कि इसके भाई चलो पैसा लिख लो, इसका जमीन इसकी है, क्या है, ठीक है। इस गांव की जमीन कितनी है भाई पता नहीं, अभी तक सिर्फ ऐसा ही काम चल रहा था। पहली बार कागजों पर हर चीज मेंशन की गई। और ये जो बाउंड्री थी ना, इस गांव के अंदर जो इंडिविजुअल एक पर्सनैलिटी या फिर एक व्यक्ति भी था, उस व्यक्ति के पास कितनी जमीन है, कितनी जमीन है, लैंड है, उसको भी हम लोगों ने पेपराइज होता हुआ देखा। और उसी के बेस पर सेट किया गया कि राजस्व कितना होगा, इस व्यक्ति से रेवेन्यू कितना लिया जाएगा। देखो ये बात कहने के लिए, लिखने के लिए 2 लाइन में आ गई, लेकिन बहुत बड़ा वर्क था। और ये जो इतना बड़ा वर्क किया गया ना, इतना बड़ा वर्क एक कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से ही किया जा सकता है। और ये जो कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन में हम बोल रहे हैं ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट थी कौन? पटवारी, रेवेन्यू पुलिस के बेस पर, जिस पर हम लोगों ने काम किया।
1819 में ये पोस्ट क्रिएट हुई और 1823 तक आते आते इससे इतने बड़े काम लिए जाने लगे थे इस पटवारी की पोस्ट से। और ये जो पहला ऐसा बंदोबस्त हुआ था ना, इसमें स्पेशल खुद जो कमिश्नर थे, वो गांव-गांव में घूम घूम करके उन्होंने पटवारी के साथ मिल करके ये पूरा का पूरा रिफॉर्म तैयार किया था, जो एक अपने आप में काफ़ी बड़ी बात कही जाती है। एक ब्रिटिश कमिश्नर जो आराम से अपने बंगले में बैठ करके पटवारियों को बोल सकता है जाओ जा करके ये रिफॉर्म करके आओ, तो भाई साहब आप समझ सकते हो कि वो आदमी कमरे से बाहर निकल करके गांव-गांव में घूम घूम करके हर चीज़ को तैयार करवा रहा है, तो उसका डेडिकेशन आप समझ सकते हैं। देखो इतिहास में ना हमको जिससे भी हमको अपने मतलब की चीज़ देखने को मिले, हमको उसको अडॉप्ट कर लेनी चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना रहा हो, चाहे वो आपकी धारणा के साथ रहा है, चाहे वो आपका विरोधी मान्यता वाले लोग रहे हों, चाहे कोई भी हो, उसका जो भी पॉजिटिव चीज़ है आपको उससे कुछ सीख सबक ले लेना चाहिए। देखो कितना डेडिकेशन था एक व्यक्ति के अंदर, वो कुछ भी काम अपने कर्मचारियों के माध्यम से भी वो करवा सकता है। चलो, तो ये वाला जो रिफॉर्म था, ये रिफॉर्म इस मायने में इतना बड़ा इम्पोर्टेंट देखने को मिला है। और इस रिफॉर्म के बेस पर ब्रिटिश एम्पायर में अगर हम इस स्पेशल कुमाऊं डिवीज़न के बारे में बात करें तो रेवेन्यू इनका बढ़ करके लगभग 70,000 रुपये पार हो गया था। बढ़ के कहने का मतलब क्या है, इसकी बात को आप थोड़ा सा इस तरीके से समझिएगा। एक ग्राफ अगर हम लोग देखें मालगुजारी कहने का मतलब हम राजस्व की बात कर रहे हैं, हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। अगर हम रेवेन्यू में देखें जो गोरखों का टाइम ड्यूरेशन था, और ये बात मैंने आपको सेकंड लास्ट क्लास के अंदर भी वर्बली बताई थी, गोरखों के टाइम ड्यूरेशन में लगभग 57,000 रुपये की मालगुजारी यहाँ पे मिलती थी। फिर 1816 का टाइम ड्यूरेशन आया और ये मालगुजारी बढ़ करके लगभग 1.25 रुपये हो गई थी। और अगर हम 1830 के टाइम ड्यूरेशन की बात करें, 1830 के, वैसे इसको हम ट्रेल साहब के अंतिम टाइम ड्यूरेशन से मान लेते हैं, 1834 की बात करें तो 1,94,000 यहाँ पर 1.94 लाख यहाँ पर मालगुजारी मिलने लगी थी। तो आप देख सकते हैं लगभग 70,000 रुपये का फ्लक्चुएशन देखने को मिला एकदम से। गोरखाओं के टाइम से और इस टाइम ड्यूरेशन को कंपेयर करें तो धरती आसमान का आपको अंतर नज़र आता है। तो उसमें कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट किरदार था वो एक इस लैंड रिफॉर्म का भी था, और एक जो इनका डिसीजन था कि इस मालगुजारी को वसूलने वाला यहाँ का एक स्थानीय नागरिक ही होगा, स्थानीय नेता ही होगा, वो ही यहाँ का टैक्स को कलेक्ट करेगा। जो ब्रिटिशर्स की पूरे भारत के अंदर ही एक ऐसी पॉलिसी थी, चाहे हम साउथ इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडिया की बात करें या फिर पश्चिमी भारत की बात करें, स्टार्टिंग के फेस में ब्रिटिशर्स ने यहीं के ही लोगों को टैक्स कलेक्ट करने का काम दिया। क्यों? यहाँ के लोगों की जो बॉन्डिंग थी अपने लोगों के साथ वो अच्छी खासी रहती थी। अगर गोरखों के टाइम में गोरखों ने खुद से ही उसको वसूलना स्टार्ट किया था, तो वो मार काट करते थे, घरों में घुस करके किसी के जानवर को पकड़ के पका के खा लिया, किसी की औरत को उठा करके ले गए, या किसी आदमी को मार दिया, किसी के जो है खेत को नुकसान पहुंचा दिया, टैक्स भी ले लिया, खेत को नुकसान भी पहुंचा दिया। ऐसी सिचुएशंस थी गोरखों के टाइम ड्यूरेशन में। इन्होंने बोला भाई हम नहीं आएंगे, आपके यहाँ नहीं आएंगे, आपके ही किसी एक गांव के मुखिया को हम बुलाएंगे या थातवान को बुलाएंगे, भाई आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, आपको हमारे सनसेट लॉ के अकॉर्डिंग इतने बजे तक पैसा यहाँ पे जमा करना होगा। सनसेट लॉ कहने का मतलब सूर्यास्त नियम, एक पर्टिकुलर डेट है, उस पर्टिकुलर डेट पे सूर्य के अस्त होने से पहले आपको ये रेवेन्यू हमारे यहाँ तक पहुँचाना होगा। ठीक, अगर आपने नहीं पहुँचाया तो अंग्रेज इस व्यक्ति को तो कुछ नहीं कहेगा, ये जो नेता था जिसको जिम्मेदारी दी थी इसकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर दिया जाएगा, या फिर प्रॉपर्टी को नीलाम करके उससे टैक्स वसूला जाएगा। और ये नेता कौन होते थे? गांव के जिम्मेदार आदमी
उच्च कुल के आदमी अगर रेवेन्यू नहीं भी आए तो अपनी पॉकेट से भर सकता है। वो हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास के अंदर बात की थी। कानूनगो, पटवारी, थातवान जैसे ऐसे लोग थे, ये अच्छी उच्च कुल के लोगों को ही अपॉइंट किए जाते थे। ये भी एक पीछे कहीं ना कहीं इसका एक कारण था कि इनकी जो टैक्सेशन पॉलिसी है उस पर प्रभाव किसी भी चीज़ का नहीं पड़ना चाहिए। तो ये जो 80 साला भूमि प्रबंधन था ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित हुआ और इसने इनकी जो मालगुजारी थी, टैक्सेशन थी, उसको एक अच्छा पंप आउट किया। अब अच्छा 1823 में हुआ तो 5 साल के बाद क्या होगा? 1828 का दौर आएगा। और अगर हम लोग बात करें तो ये 1823 में, और 5 साल के बाद अगर हम आएंगे तो होगा छठे वाला। यहां से ये 5th नंबर के बाद 1828 में होगा और ये भी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में ही होगा। और ये कौन सा? 6th नंबर का भूमि प्रबंधन होगा। अब 5 साल के बाद आप आए तो फिर अगेन एक बार फिर से 5 साल के बाद भाई हम लोग इसी लैंड को दोबारा से रिफॉर्म करेंगे। मतलब 1833 का टाइम आएगा, गढ़वाल और कुमाऊं का दोबारा से रिफॉर्म हुआ और वो 7वें नंबर का रिफॉर्म कहा गया। और फिर 35 में तो ये यहाँ से रिटायर्ड हो ही गए थे। तो ट्रेल साहब के टाइम ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा लैंड रिफॉर्म के काम किए गए, सबसे ज़्यादा भूमि प्रबंधन के काम किए गए, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है 1823 का, जो पंचसाला या फिर 80 साला के नाम से मशहूर है, जिसमें पहली बार गांव वालों को अपनी बाउंड्रीज, अपने गांव की, अपने खेत खलियानों की जानकारी हुई। यहाँ पहली बार ब्रिटिशर्स की ज़मीन कितनी है, क्या है, वो पहली बार कागजों पर तय की गई थी। ठीक है, तो आर्थिक रूप से लिया जाने वाला एक काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन था। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है मिस्टर ट्रेल की इस रिफॉर्म पॉलिसी से रिलेटेड। ठीक है, कब कब आपके एग्जाम में घुमा फिरा करके भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो मिस्टर ट्रेल साहब की रिफॉर्म पॉलिसी थी, लैंड रिफॉर्म पॉलिसी थी, वो कौन कौन से कितने कितने साल के गैप में थी। देखो भाई, हमने बात की भाई 1 साल के गैप में भी देखी हम लोगों ने। 1 साल के गैप में कौन कौन सी हम लोगों ने 1816 से 1817 में देखी भाई, फिर 1818 में हम लोगों ने देखी भाई, फिर हम लोगों ने 2 साल के गैप में भी देखी, 2 साल के गैप के में कौन 1820 में देखी, फिर हम लोगों ने 3 साल के गैप में भी देखी 1823 में देखी, और फिर तो हम लोगों ने 1828 में, और फिर 5 साल की 1833 में हम लोगों ने ये रिफॉर्म देखे 2, 1828 से 1833 वाले। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो लैंड रिफॉर्म हुआ था ये कितने कितने साल के बीच में रहा था। तो ऐसे ही इनमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बनाया जा सकता है। ये एक को हटा के भाई 7 कर दिया, एक को हटा के भाई 4 कर दिया, ऐसे ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। तो आप लोग ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये बिटवीन द लाइन चीज़ें कई बारी आपसे पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो ये था एक लैंड रिफॉर्म वाला पोर्शन। अब यहीं से कुछ और छोटे छोटे से डिसीजंस हैं जो आर्थिक रूप से इनके टाइम ड्यूरेशन के अंदर लिए गए थे। और क्या क्या है वो हम इस तरफ लिख लेते हैं। ये तो लैंड रिफॉर्म के थे। अब कुछ छुटपुट और भी हैं, जैसे अदर डिसीजंस कह सकते हैं हम, अन्य की हम बात कर सकते हैं इसमें। जैसे 1820 में 1820 में एक डिसीजन ये लिया गया कि भाई जो भी केस होंगे, जो भी यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट केस होंगे, भाई अगर आपको उनकी सुनवाई करवानी है हमारे माध्यम से, हमारे नियम कायदे कानून के माध्यम से, तो भाई हम आपसे पैसे लेंगे। और पैसे कैसे लेंगे? तो भाई आपको कोर्ट में ना एक स्टैंप फीस रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर पहली बार एक स्टैंप फीस का
कॉन्सेप्ट इन्होंने स्टार्ट किया कि भाई आप कैसे भी कार्रवाई हो कोर्ट कचहरी में आपको आना है, पहले हम आपको मौका दे रहे हैं कि आप रीजनल लेवल पर अपने गांव के प्रधान से, थातवान से, पटवारी के माध्यम से अपने जो भी डिसीजंस हैं वो डिसीजंस आप ठीक कर लो। नहीं होते हैं तो भाई आप आओ, लेकिन उसके लिए आपके लिए पहले फीस लगेगी। एक चीज़ तो ये थी। दूसरा 1826 में 24 में था 24 में 1824 में एक डिसीजन और लिया गया। 1824 में एक डिसीजन और लिया गया। पहली बार इन्होंने डबल लॉक सिस्टम स्टार्ट किया। अब ये डबल लॉक कहने का मतलब, डबल मतलब दो, डबल का मतलब दो, लॉक मतलब ताले। दो ताले लगेंगे कहाँ? राजस्व जिस जगह पर आपका जमा होगा जाकर के आप जिसको रख देंगे। आपका रीजनल लेवल पर जितना भी आपने रेवेन्यू कलेक्ट किया है तो उस रेवेन्यू को आप एक जगह स्टोर करेंगे। अभी तक एक ताला लगता था और उस ताले की चाबी होती थी मिस्टर कलेक्टर साहब के पास। अब इन्होंने बोला कि नहीं भाई, अब यहाँ पर उस ट्रेजरी पर ताले लगेंगे दो, और उन दो तालों में एक जो ताला होगा वो तो जो मिस्टर कलेक्टर थे, कलेक्टर के पास तो उसकी एक चाबी रहेगी, लेकिन जो ट्रेजरी अधिकारी है, ऑफिसर है, एक चाबी भाई साहब उसके पास भी रहेगी कि कब खजाने की जरूरत पड़ती है तो वो कलेक्टर साहब को बुलाता है कि भाई साहब आ जाओ। कलेक्टर साहब का पता चल रहा है कलेक्टर साहब को तो कहीं भेज रखा है, तो एक काम करते हैं भाई एक चाबी उसको भी दे देते हैं। वो आपस में आपकी रजामंदी है, आप कैसे काम करेंगे, लेकिन चाबी रहेगी दो। ठीक है, तो डबल लॉक सिस्टम यहाँ पर रखा गया। दो चाबी रहेगी, इसका मतलब ताले भी कितने हैं? दो। तो अब सिर्फ कलेक्टर ही उसको नहीं खोलेगा, ट्रेजरी ऑफिसर भी जब मौजूद होगा तो वो खजाने का लॉक यहाँ पर खोला जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इक्का दुक्का इम्पॉर्टेंट अगर हम लोग देखें आर्थिक रूप से निर्णय। अच्छा, एक निर्णय और है, उसको हम वैसे पहले डिस्कशन भी कर चुके हैं कि जो यहाँ की जो ज़मीन थी उस ज़मीन पर कौन सी ज़मीन आरक्षित है, रिजर्व है, वनों से रिलेटेड, जंगल से रिलेटेड, वो बात हम पहले वैसे कर चुके हैं। तो वहां से इनका रेवेन्यू बढ़ा। रेवेन्यू कैसे बढ़ा भाई, बात समझना। यहाँ पर ट्रेल साहब ने एक रिपोर्ट बना करके भेजी बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद को। रिपोर्ट ये भेजी कि भाई साहब आप जो यहाँ पर टैक्स लेते हो ना, किसका? ट्रांसपोर्टेशन टैक्स लेते हैं आप, आपका परिवहन कर जो आप लेते हैं, ये परिवहन कर आप यहां पर माफ कर दो, जीरो कर दो, बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो कर दो। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मतलब टैक्स कहाँ लेते थे? जो इन्होंने स्पेशल सस्पेंशन पुल बनाए हुए थे, ब्रिज बनवाए थे, खुद लोहे के पुल जो बनवाए थे इन्होंने, सस्पेंशन पुल उनको बोलते हैं, कि हम राज्य अपनी तरफ से लगवाएगा और इसके ऊपर से जो गुजरने वाले मालगाड़ी या फिर लोग होते थे पहले उनसे टैक्स लिया जाता था। भाई देखो हमने तुम्हारी सुविधा के लिए बनाया और उस पर टैक्स दोगे। उन्होंने बोला भाई उसको बिल्कुल फ्री कर दो। आपने अगर लोगों के लिए कुछ सोचा तो फिर अगर आपने घुमा करके उनसे टैक्स लेना भी चाहा तो लोग ज़्यादा ची चपट नहीं करेंगे कि भाई मतलब कि हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को तो जीरो कर देते हैं, टैक्स को जीरो कर देते हैं, लेकिन अब जंगलों के ऊपर टैक्स लगाएंगे, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है 80% से ज़्यादा कृषि के ऊपर आधारित है, खेती पर आधारित है। और ये जो 80% ज़्यादा खेती पर आधारित जो लोग हैं, इनमें इनका जो गुजर बसर चलता है वो जंगलों से चलता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो इनका आश्रित जो रीज़न है वो जंगल है। अगर हमने जंगलों पर अपने टाइप में अगर कुछ इनको लेकर के भी जाना है, यहाँ से लकड़ियाँ लेकर के जानी, अगर हमने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया तो हमको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। और वो बात दबाई जा सकती है किसके? इस परिवहन टैक्स को माफ़ करने के एवज में। तो आर्थिक रूप से एक निर्णय इनका वो भी था कि यहाँ पर जो टैक्स था, ट्रांसपोर्टेशन जो टैक्स था, परिवहन
कर जो था ट्रांसपोर्टेशन टैक्स, उसको तो जीरो कर दिया, लेकिन जो वन संसाधन है, जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, उसके ऊपर इन्होंने टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया था। तो एक डिसीजन इनका ये भी इंपॉर्टेंट कहा जाता है। तो आर्थिक रूप से तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इनके टाइम ड्यूरेशन से आपको समझ लेनी ज़रूरी है। बट इसमें एक और पोर्शन देख लेते हैं जो स्पेशल था यहाँ का, जो समाज था, समाज, सोसाइटी, उस सोसाइटी के लिए लिए गए इनके डिसीजंस। तो सोसाइटी के लिए लिए गए डिसीजंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन, जो यहाँ पर एक कुप्रथा चलती थी। कुप्रथा कहने का मतलब एक ऐसी प्रथा जो सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल नहीं थी। लोग उसको इंजॉय भी कर रहे थे, फॉलो भी कर रहे थे, लेकिन लोग उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे। मतलब क्या हुआ, एक ऐसी प्रथा थी, सपोज कोई हस्बैंड वाइफ है और उस हस्बैंड वाइफ में जो वाइफ है, वाइफ का संबंध किसी थर्ड पुरुष के साथ है, उसको पर पुरुष कह दिया है, किसी थर्ड पर्सनालिटी के साथ है, और ये बात इस हस्बैंड को पता चल गई। तो इसके पास एक राइट था हस्बैंड के, क्या ये सरकार को जा करके बोलेगा कि भाई मैं उसको मारने जा रहा, रोक ना दियो मुझे, ठीक है भाई, क्यों मारने जा रहे, उसका अवैध संबंध चल रहा है मेरी वाइफ के साथ, ठीक है भाई जाओ। ये एक एक्सेप्टेबल चीज थी, और ये आदमी अब बिना रोक टोक के फ्री है और उस आदमी को मार सकता है। और आपने अगर उस आदमी को मार दिया तो आपको सरकार सजा नहीं देगी। तो इस कुप्रथा की आड़ में बहुत से निर्दोष लोग मारे जाते थे। अगर इस आदमी की किसी के साथ दुश्मनी है, वंशानुगत दुश्मनी है, पारिवारिक दुश्मनी चल रही है, या कोई आता जाता आदमी है उसने कंधा मार दिया, देख के नहीं चला जा रहा है, अच्छा ठीक है बताऊंगा तुझे, मैं आऊंगा कल को, टेंशन न ले, वो अपनी खुंदस, अपनी भड़ास ऐसे लोगों को, निर्दोष लोगों को भी मार करके निकालता था। इस कुरीति के आड़ में सबसे पहले आकर के इसके ऊपर एक एक्शन लिया गया, इस कुरीति को बैन किया गया, जिसको कई नाम से आप लोग जानते हैं, जार उपपति या पर पुरुषगामी। ये एक ऐसा नाम, एक ऐसा वर्ड था जिसकी आड़ में लोगों की हत्या की जाती थी। जो किसी स्त्री का पुरुष था, वो उस स्त्री के साथ अगर किसी का संबंध है या नहीं है, चाहे वो रियल में है फिर नहीं है, वो उस व्यक्ति को मार सकता था सरकार को सूचना दे करके या फिर सूचित करके, सरकार को इंफॉर्मेशन दे करके। तो इस प्रथा पर आकर के इन्होंने रोक लगा दी थी कि भाई ये वाली प्रोसेस अब यहां पर नहीं चलेगी। क्लियर है। नेक्स्ट एक और थी, क्या, सपोज एक पति है, हस्बैंड, उसका अपनी वाइफ पर पूरा कंट्रोल है भाई। पूरा कंट्रोल कहने का मतलब वो अपनी वाइफ को कहीं पर भी बेच के भी आ सकता है, विक्रय भी कर सकता है, इतना कंट्रोल है। मैंने आपको बताया था जब चंद्र और पवार डायनेस्टी में हम बात कर रहे थे, यहाँ स्त्रियों की स्थिति बहुत दयनीय थी, बिल्कुल वस्तु के समान ही मानी जाती थी स्त्रियों को, और वो हम लोग देख भी रहे हैं। ये अपना एक जन्मसिद्ध अधिकार मानता था आदमी कि भाई मेरी इसके साथ शादी होगी, मैं इसको बाजार में जाकर के भी बेच के आ सकता हूँ। अंग्रेजों ने इसके ऊपर बैन लगा दिया, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। पहला चीज, दो चीज हो गई। तीसरी एक और प्रथा, क्या, सपोज कोई एक ऐसी स्त्री, कोई एक ऐसी महिला जिसके जो हस्बैंड थे, जिसके जो पति थे, उनकी हो गई डेथ, तो अब ये क्या हो गई, विडो हो गई, विधवा हो गई, विधवा हो गई।
और ये रह कहाँ रही है? अपने इस पति के घर में। तो इस पति के घर में ये जो इनका परिवार है, इस परिवार को भी एक राइट था क्या, कि भाई ये इस विधवा को कभी भी विक्रय कर सकते हैं, इसको बेच सकते हैं। ठीक, इन्होंने बोला भाई ये भी प्रोसेस नहीं चलने देंगे, विडो को, विधवा को भी नहीं बेचा जा सकता है। कोई जीवित है वो भी अपनी पत्नी को नहीं बेच सकता है। 3 बात बताई जो समाज की 3 कुरीतियां थी। एक और चौथी चीज समझ लो, क्या भाई स्पेशल जो यहाँ पर दास रखे जाते थे और प्लस दासी रखी जाती थी, जो बिना एवेज के, मतलब बिना उनको वेजेस मिले, बिना उनको वेतन मिले यहाँ पर काम करवाया जाता था कि भाई साहब अब आपको ऐसे दास और दासी रखने की इजाज़त नहीं होगी, कि आप अपने घरेलू दास नहीं रख सकते हैं। रखेंगे तो आप उनको मजदूरी देंगे, मेहनताना उनकी देंगे, वेजेस उनको देनी पड़ेगी, नहीं तो आप ऐसे दास अब नहीं रख सकते हैं। और एक 5वीं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये वो एक दौर है जब उस तरफ हमारे यहाँ जो राजा राम मोहन रॉय जी हैं, राजा राम मोहन रॉय जी ने कलकत्ता की तरफ बहुत बड़ा एक मूवमेंट, रीजनल मूवमेंट चलाया जो सती प्रथा के खिलाफ था। जो उनकी भाभी जी थी उनको सती कर दिया गया था। तो महिलाओं से संबंधित अब जो मुद्दे थे वो केंद्र बिंदु में आने लगे थे। वो एक पार्ट, एक जो है फोकसिंग पॉइंट बनता चला जा रहा था, जिसकी वजह से 1829 में एक डिसीजन लिया गया था, 1828 में एक डिसीजन लिया गया था, 1829 में उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। एक डिसीजन ये लिया गया कि भाई साहब अब इस देश के अंदर जो सती प्रथा है उस पर हम रोक लगाएंगे, बैन करेंगे। तो जहां जहां ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक तरीके से कंट्रोल था, उन रीजन में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट बना था सती प्रथा के खिलाफ, बेंटिक साहब के नेतृत्व में, और उधर से राजा राम मोहन रॉय जी का सपोर्ट था और उसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर भी देखने को मिला 1829 में, यहाँ उस सती प्रथा को बैन किया गया था, एबॉलिश, रोक लगाई गई थी कि भाई साहब अब यहाँ पर ऐसी जो क्रियाएं हैं सती प्रथा से संबंधित वो अब यहाँ पर नहीं होंगी। ठीक है, तो सामाजिक व्यवस्थाओं पर कुछ ऐसे ये इनके इम्पोर्टेंट निर्णय थे। तो अब हम लोगों ने अपनी क्लास में सबसे पहला एक, जब हमारी सबसे पहली क्लास थी तो उसमें एक डिवीजन किया था, क्या कि जो मिस्टर ट्रेल हैं, ट्रेल साहब का एक तो हम पर्सनैलिटी वाला पार्ट देखेंगे, व्यक्तित्व वाला हमने पढ़ लिया है। दूसरा हमने बात की थी एडमिनिस्ट्रेशन, वो हमने पढ़ लिया है। तीसरा हम लोगों ने बात की थी इनकी आर्थिक स्थिति, वो हमने देख ली है। चौथा हम लोगों ने देखी थी इनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, वो हम लोगों ने देखी, सामाजिक कार्य इनके टाइम ड्यूरेशन में। और एक लास्ट और बचता है फैक्चुअल। कई बार ये आपके एग्जाम में फैक्ट वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो एक ये लास्ट चीज को कवर करते हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट या महत्वपूर्ण तथ्य, और 1 2 3 करके ये फैक्ट लिख लेते हैं। मैं आपको बोलता हूं और आप ये फैक्ट लिख लीजिए। जैसे कुमाऊं का पहला वास्तविक शासक या फिर कमिश्नर किसको, इन्हीं को ही कहा जाता है, लिख लो। अब आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों कह रहे हैं भाई, देख लो भाई कितने सारे काम किए हैं। कुमाऊं का पहला वास्तविक कमिश्नर, फर्स्ट रियल एडमिनिस्ट्रेटर या फिर कमिश्नर ऑफ कुमाऊं, कौन, हम मिस्टर ट्रेल साहब को ही बोलते हैं। प्लस क्यों बोल रहे हैं, कारण यह है क्योंकि इनके इस टाइम ड्यूरेशन ने जो अंग्रेजी सरकार थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अंग्रेजी सरकार थी, उनकी जड़ों को यहां पर मजबूत कर दिया था कि भाई साहब अब तो यहां से आसानी से इनकी जड़ों को नहीं उखाड़ा जा सकता है। दैट्स वाई हम इनको बोल देते हैं कि इनका एक अच्छे, एक रियल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में देखने को मिले हैं। ठीक है, और
एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1828 में इन्होंने जन्म और मृत्यु विवाह के लिए एक रजिस्टर भी बनवाया था। 1828 में किसी का जन्म होता है, किसी की डेथ होती है, किसी की शादी होती है, तो भाई साहब उनको भी हम लोग एक रजिस्टर के अंदर दर्ज करेंगे, एक रजिस्टर के अंदर उसको भी हम लोग लिखेंगे। तो ये एक फैक्ट आप लोग ध्यान रखना। कुछ और है जैसे, और ये तो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है, 1828 27-28 में इन्होंने बद्री नाथ केदारनाथ जो मार्ग है, रास्ता है, उस पर कार्य करवाया गया था। जो सड़क है उस पर बहुत बढ़िया डिसेंट काम करवाया था, मतलब मन लगा करके अच्छी तरीके से काम करवाया। जो पिलग्रिम्स थे, जो आने वाले दूर दराज से यात्री थे, श्रद्धालु थे, उनके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी इन्होंने की। और इनके इस अच्छे काम को देख करके कुछ मिशनरी, जो ईसाई मिशनरी, जो कि ईसाई मिशनरी थे, वो इनकी तरफ संदेह से देखने लगे कि यार ये है क्रिश्चियन और काम कर रहा है हिंदूज के लिए। तो लोग इनका उस टाइम एक विरोध भी करते थे कि भाई धर्म का प्रचार हमारे करना चाहिए आपको, और आप धर्म का प्रचार उनका कर रहे हैं, हिंदुओं का कर रहे हैं। तो उसको लेकर के एक इनको क्रिटिसिज्म भी इनको बड़ा झेलना पड़ा था। और इस चीज को देख करके हमारे यहाँ पर जो बद्री केदार धाम की जो कमिटी, आज भी समिति के माध्यम से वहां पर काम चलता है, 1829 में उस कमिटी का अध्यक्ष बना दिया था। आप देखो कितना जबरदस्त है, यहाँ के लोगों ने भी उनको इतना सम्मान दिया। 1829 में 1829 में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर जो समिति है, कमेटी है, उसका इनको हेड बना दिया गया था। जो अपने आप में एक मतलब सोचने वाली बात है यार, आपने किसी बाहर के पर्सन को अपने मंदिर समिति का अध्यक्ष कैसे बना दिया। तो बट काम किए थे, लोगों के मन में बस गए थे, जनता के दिल में बस गए थे। जैसे मैंने आपको इनका नेचर भी बताया, व्यक्तित्व भी बताया, काम अपना जो इनका वर्क था उसको बड़ा प्यार करते थे। भाई उसके, वो मेरा वर्क है, मैं उसको बढ़िया तरीके से करूंगा। सस्पेंशन पुल की भी अगर बात करें तो उत्तराखंड के अंदर एक नया इनोवेशन था, एक नया आइडिया था कि बस सस्पेंशन पुल, तो लोगों को लगता था यार बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं, सड़कों पे भी काम करवा रहे हैं आदमी। इन्होंने टैक्स भी हमारे लिए माफ़ कर दिए। गोरखाओं के टाइम में बहुत सारे टैक्स लगे हुए थे, अनसठ टैक्स लगे हुए थे, उनको इन्होंने माफ़ करने का भी काम किया था। बहुत कम लिमिटेड टैक्स रखे, लिमिटेड टैक्स में भी इनकी एक तरीके से रेवेन्यू अच्छा खासा देखने को इनको इनके टाइम ड्यूरेशन में मिलता है। ठीक है, प्लस इन रास्तों के ऊपर इन्होंने जो नेटिव डॉक्टर्स थे या फिर देसी डॉक्टर जो थे, हमारी जो जड़ी बूटियों का ज्ञान रखने वाले, उनको इन्होंने एक तरीके से प्रमोट किया इन रास्तों पर भी। इवन अल्मोड़ा में तो एक स्पेशल डॉक्टर, एक हॉस्पिटल टाइप का भी बना दिया जहां पर नेटिव डॉक्टर्स को रखा जाना स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं। देसी जो डॉक्टर थे उनको इन्होंने पहली बार अपॉइंट किया था ऑफिशियली, नेटिव डॉक्टर्स को। ठीक है, तो ये इनका एक टाइम ड्यूरेशन रहता है। और 1835 में ये रिटायर्ड हो गए थे। रिटायरमेंट के 3 महीने पहले इन्होंने बोला कि भाई मैं रिटायर हो रहा हूँ 3 महीने के बाद, लेकिन अब 3 महीने मुझको घूमने का मौका दिया जाए। तो फिर ये ठीक ठाक से घूमते हैं नैनीताल वगैरह में। इवन 1834 में तो हम लोग देखते हैं हल्द्वानी शहर की एक तरीके से नींव पड़ाने का काम इनके ही माध्यम से किया गया है। इनके अलग अलग बंगले थे। ये अगर अल्मोड़ा में थे तो अल्मोड़ा में इनका एक बंगला था, पौड़ी में इनका एक बंगला था। हम तराई वाली बेल्ट के अंदर देखते हैं, वहाँ इनका एक बंगला था। अलग अलग रीज़न पे इनके अपने घर हुआ करते थे। ऐसा कहा जाता है जब ये यहाँ से जा रहे थे तो
बहुत रो करके गए थे यहाँ से, इनका मन नहीं था यहाँ से जाने का, बट फिर ये चले गए थे और 1835 में रिटायर हुए। और फिर अगले हम लोग देखते हैं अगले यहाँ पर कमिश्नर आते हैं, और फिर वहाँ लगभग 1874 या 75 के आसपास, मैं फिक्स नहीं हूँ इस बात को लेकर के, वहीं पर ही लंदन में ये रह रहे थे, वहीं पर इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो मिस्टर टेल साहब का ये टाइम ड्यूरेशन है। होप सो आपको ये क्लास ठीक लगी होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस क्लास से बाहर कुछ ज़्यादा शायद देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक समझ बनेगी। आपने अगर इसको अपने नोट्स बना करके 2-3 बार दोहरा भी लिया तो आपको एक कहानी पूरी दिमाग के अंदर फिट हो जाएगी, और यही मेरी जीत है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब देखो, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, हम लोग लुशिंगटन और रैमजे साहब के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, वहाँ से क्वेश्चंस की मात्रा ठीक ठाक निकल करके आती है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, नोट्स अपने बनाते रहिएगा आप। धन्यवाद आपका।